स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर, कल अपन कंपाइलर की बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ, कंपाइलर एक वो ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर के एक और टास्क होता है, और वो ये होता है कि वो सिंटैक्स एरर्स जो अपने प्रोग्राम में हुई हैं उनको भी डिटेक्ट करके हमें रिकॉग्नाइज करवाता है। ये जो सिंटैक्स एरर होती हैं ये बिल्कुल ग्रामेटिकल एरर्स की तरह होती हैं, जैसे हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस में। जैसे आपने कोई इलीगल कैरेक्टर लिख लिया जिसे कंपाइलर नहीं जानता, या उनका कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर कोई आपने ऐसी कमांड लिख ली जिसके बारे में कंपाइलर कुछ नहीं जानता, इसीलिए, या फिर आपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन यूज़ की है जो जिससे कंपाइलर अनअवेयर है, तो ऐसे केस में वो सिंटैक्स एरर शो करता है। और हम इन सिंटैक्स एरर को हमें पहले रिमूव करना होता है। वंस ये सिंटैक्स एरर रिमूव हो गई, उसके बाद हम इन सिंटैक्स एरर एक बार रिमूव हो गई उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ जनरल फ्लो चार्ट जो अपन ने कल देखा था, जो कि क्या कर रहा था, अपने प्रोग्राम को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। स्टार्ट किया आपने, अब अपने प्रोग्राम क्रिएट करना स्टार्ट किया, उसके बाद आप कंपाइल करेंगे। एक बार कंपाइलर फिर इसमें एरर्स के बाद चेक करेगा। जिस तरह से अपन इंग्लिश में ग्रामेटिकल बोलते हैं, हिंदी में व्याकरण की एरर गलतियां बोलते हैं, कंप्यूटर में सिंटैक्स एरर्स होती हैं। तो सिंटैक्स एरर अगर डिटेक्ट होती है तो वो उन एरर्स की एक लिस्ट जनरेट करेगा और आपको प्रोवाइड करवा देगा। आप फिर प्रोग्राम को मॉडिफाई करोगे, कंपाइल करोगे, फिर से वो उसे सिंटैक्स एरर में चेक करेगा। अगर इस बार नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट करेगा। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मशीन कोड ही होता है। ठीक है, तो ये कंपाइलर का टास्क है। अपन एक और सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, लिंकर। हालांकि लिंकर का यूजेज अभी के लिए आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लिंकर वो सॉफ्टवेयर होता है जो लिंक करता है। कई बार क्या होता है, अपने पास एक से ज़्यादा सोर्स फाइल्स होती हैं। सोर्स फाइल मतलब एक प्रोग्राम। कई बार क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर में खूब सारी सोर्स फाइल होती हैं। ठीक है, उन सोर्स फाइल को हमें, सिंस वो है तो एक ही सॉफ्टवेयर ना, तो उन सोर्स फाइल को हमें एज वन एग्जीक्यूट करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, उन सारे सोर्स फाइल के ऑब्जेक्ट कोड को लिंक कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो एज अ सिंगल सॉफ्टवेयर या एंटिटी रन हो सके। तो लिंकर यही सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, इसका इन्वॉल्वमेंट आपके प्रोग्रामिंग में इतना नहीं है। ये जब तक आप सीनियर ईयर्स में नहीं आ जाते तब तक आप इसका इतना यूज़ नहीं करोगे, इसलिए अपन इसको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। बस ये बात याद रखिए, व्हाट इज़ ए लिंकर। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स फाइल है तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल भी बनेंगी। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल बनेंगी तो ये क्या करेगा, उन सारी ऑब्जेक्ट फाइल को उन सबको लिंक कर देगा एक सिंगल एंटिटी में, और उस सिंगल एंटिटी का फाइनल रिजल्ट आपको एग्जीक्यूशन में शो होगा। ठीक है ना, तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि लिंकर क्या करता है। लेट्स मूव ऑन। अब अपना एक और ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर आता है, इंटरप्रेटर। जो इंटरप्रेटर है ना, ये भी एक तरह का ट्रांसलेटर ही होता है, बस इसकी वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसकी वर्किंग में डिफरेंस होता है। जो इंटरप्रेटर होता है ये भी एक हाई लेवल ट्रांसलेटर होता है, जो कि आपके हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और जैसे ही ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसे हाथों हाथ ये एग्जीक्यूट भी कर देता है। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। पहला डिफरेंस आप समझिए, जब आप कंपाइलर से कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो वो एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है जिसमें ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है। आप इस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को कहीं और ले जा सकते हैं। इंटरप्रेटर किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। ठीक है ना, इंटरप्रेटर
किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। ये इसका पहला डिफरेंस है। और इसके और भी मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट यू शुड नो कॉमन क्या है दोनों के बीच में। दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स हैं, बस इनका किस तरह से ये ट्रांसलेट करते हैं उसमें डिफरेंस आता है, और कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए एक बार इसके डिफरेंस को अपन देखते हैं। बाकी वर्किंग और इनका जो प्राइमरी टास्क होता है वो सब वही होता है। लेट मी जस्ट शो यू। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सबसे पहला डिफरेंस जो ये है कंपाइलर का, कि कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को रीड करके कंपाइल करता है। समझे आप? मतलब अगर आपके प्रोग्राम में 100 लाइनें हैं तो वो एक साथ 100 लाइनें पढ़ेगा, उन्हें कंपाइल करेगा एक साथ। जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। जैसे कि 100 लाइनें आपके पास, तो वो पहली लाइन पढ़ेगा, उसका आउटपुट आपको देगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, उसका आउटपुट आपको देगा, फिर तीसरी लाइन पढ़ेगा, उसका आउटपुट आपको देगा, इस तरह से। ठीक है ना? अब आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन बिठाओ कि कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसको अपन आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। कंपाइलर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। जब आप पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हो तो मशीन कोड उसका एक फाइल में स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। और वो जो कोड लिखा हुआ है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, है ना? आप इस ऑब्जेक्ट कोड को उठा के कहीं और ले जा सकते हैं, किसी और पीसी में ले जा सकते हैं, अगर कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं तो। इंटरप्रेटर किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता। कंपाइलर एफिशिएंसी के मामले में ज़्यादा फास्ट होता है। कंपाइलर मैं आपको बता दूं, इंटरप्रेटर से ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी भी फास्ट होती है। ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर स्लोअर होता है। सिंस कंपाइलर एक हैवी सॉफ्टवेयर है और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है कंपेयर टू इंटरप्रेटर। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि कंपाइलर चूंकि एक साथ पूरे प्रोग्राम को रीड करके कंपाइल करता है, तो ये एरर्स भी सारी लाइनों की एक साथ प्रोड्यूस करता है और हम फिर एक एक करके उसे सॉर्ट आउट करते हैं। जबकि इंटरप्रेटर यहाँ पे एडवांटेजेस है, वो जैसे ही एक लाइन एग्जीक्यूट करता है उसमें अगर एरर है तो हाथों हाथ बता देता है कि इस पर्टिकुलर लाइन में एरर है, तो आप इजीली उसे रिमूव कर सकते हो कंपाइलर के मुकाबले, जिसमें कंपाइलर आपको पूरा एक गुच्छा दे देता है एरर्स का। अब उसमें आप ढूंढते रहो कि कौन सी एरर कहाँ है। तो इसीलिए एरर डिटेक्शन और डिबगिंग जो कंपाइलर की होती है वो कंपैरेटिवली स्लोअर होती है और इंटरप्रेटर की इजी होती है, फास्टर होती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ जैसे दे रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने जो सब्जेक्ट है पीपीएस, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें आप जो कंप्यूटर लैंग्वेज स्टडी करेंगे वो होगी सी। और यहाँ पे सी जो है वो कंपाइलर यूज़ करता है, तो ये वर्ड बहुत बार रिपीट होगा, कंपाइलर, कंपाइल करो, कंपाइलर, कंपाइलर, व्हाटएवर। उसी तरह से सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सब कंपाइलर यूज़ करते हैं, जबकि पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये सब इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज़ करता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है ना? तो दीज आर दी टू मेजर ट्रांसलेटर्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। अभी तक अपन ने जो भी लैंग्वेजेस पढ़ी ना, उसको अगर मैं एक उसका एक पिरामिड या हायरार्की में पुट करूँ उसको, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे बॉटम में आपके हार्डवेयर होता है, ये डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज होती है, 0 1 जिससे मिलके जो आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर मशीन लैंग्वेज के ऊपर होती है असेंबली लैंग्वेज, ये मशीन डिपेंडेंट होती है, और इवन दो मशीन लैंग्वेज से थोड़ी स्लो होती है, बट इट इज़ ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज के ऊपर फिर अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, और इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को ही हमें पढ़ना है। तो अगर आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाहते हैं, सिर्फ प्रोग्रामिंग पे वर्क करना चाहते हैं, तो प्राइमरी आपका हाई लेवल लैंग्वेज होगा। अगर आप हार्डवेयर की साइड में बेंट है, खास तौर पे जो प्रोसेसर्स या कंपाइलर डिज़ाइनिंग जो होती है, ठीक है, या फिर आप पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम फाइल्स पे वर्क करना चाहते हैं, तो आप असेंबली लैंग्वेज में अपना करियर बना सकते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि असेंबली लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है, बहुत यूज़ होती है। ठीक है, मिलन ने इस क्वेश्चन किया है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाई थी। रिकैप, बिल्कुल रिकैप देंगे मिलन। जैसा कि एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज अपन ने इंटरप्रेटर के बारे में सीखा। इंटरप्रेटर एक वो सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर होता है जो कि लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है और उसका रिजल्ट हाथों हाथ प्रोड्यूस करता है। इंटरप्रेटर भी एक हाई लेवल ट्रांसलेटर ही है, कंपाइलर की तरह, जो अपन ने कल डिस्कस किया था। डिफरेंस यही है कि कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, कंपाइलर की एफिशिएंसी फास्ट होती है, इंटरप्रेटर की स्लो होती है। एरर डिटेक्शन जो है, सिंस कंपाइलर एक साथ पूरे कोड को कंपाइल करता है, इसलिए एरर भी एक साथ सब देता है, तो इसमें एरर डिटेक्शन या डिबगिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए इसका एरर डिटेक्शन स्लो ईजी है। रमन पटेल को मशीन लैंग्वेज सीखनी है। रमन पटेल, थोड़ा गूगल पे सर्च करो, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने मुझसे नहीं पूछा है कि सर मुझे मशीन लैंग्वेज सीखनी है। आप मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं सीख सकते, आपको असेंबली लैंग्वेज से स्टार्ट करनी होती है, और असेंबली लैंग्वेज आप सीखोगे जब आपका सब्जेक्ट आएगा माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में आएगा ये सब्जेक्ट, इसमें आप असेंबली लैंग्वेज सीखोगे, तो वहीं पे आपको मशीन लैंग्वेज से भी आपको आपका पाला पड़ेगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे मशीन लैंग्वेज को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, पर डायरेक्टली कोई मशीन लैंग्वेज यूज़ नहीं करता। जितने भी अपने हार्डवेयर्स हैं, जितने भी अपने कनेक्टिंग पोर्ट्स हैं, जो भी कुछ भी है, वो सब एटलीस्ट असेंबली लैंग्वेज पे तो वर्क करते ही करते हैं। मशीन लैंग्वेज बहुत पहले यूज़ हुआ करती थी, बहुत पहले, जब असेंबली लैंग्वेज भी नहीं थी। ओके, तो दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इसी के साथ अपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस का टॉपिक भी खत्म होता है। अब अपन मूव ऑन करते हैं, अब अपन धीरे धीरे सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, अपनी जो आज का जो नया टॉपिक अपन आज पढ़ेंगे वो है प्लानिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। मैं आपको सीधा का सीधा सीधा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी लैंग्वेज पे नहीं ले जा सकता। ठीक है, राहुल कुमार ने पूछा है, कैन यू टेल मी अबाउट मार्कअप लैंग्वेजेस लाइक HTML। राहुल, ये अपने स्कोप में है नहीं। अगर अपन मार्कअप लैंग्वेजेस अभी डिस्कस करेंगे, जैसे कि XML हो गया, HTML हो गया, तो वी विल बी डिविएटिंग फ्रॉम आवर रेगुलर सिलेबस। ओके, हम स्टार्ट इस मार्कअप लैंग्वेजेस अपन डिस्कस कर लेंगे, बट अपने प्राइवेट टाइम में या कोई एक्स्ट्रा टाइम अपन निकाल लेंगे। बट फॉर नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विद अवर सिलेबस, क्योंकि देर आर अदर स्टूडेंट्स एज वेल। गौरी ने पूछा है, व्हेन विल वी स्टार्ट अवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और इस स्लाइड के बाद, आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ मैं आप सब लोगों को बोलूँगा, मैंने नोटिस किया है, देर आर सम स्टूडेंट्स, वो काफ़ी अच्छे हैं, जिनकी कंप्यूटर नॉलेज अच्छी है। देर आर, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बिल्कुल बिगिनर्स नहीं हैं, बट आप प्लीज़ उन स्टूडेंट को भी कंसिडर करें जो बिगिनर्स हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता, तो इसीलिए देखो अपन कितना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स बिगिनर्स नहीं हैं, जिनको थोड़ा अच्छी नॉलेज है, काइंडली वेट, हम आपके लेवल तक भी पहुँचेंगे, पर मुझे जो वीक स्टूडेंट्स हैं, नॉट वीक स्टूडेंट्स, जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनको आपके लेवल तक पहले पहुँचाना है। ठीक है, आई कैन नॉट फोकस ऑन द गुड स्टूडेंट्स ओनली, मुझे बिगिनर्स पे भी वर्क करना है। सो आप थोड़ा टाइम दें, वी विल मूव टुवर्ड्स यू। आदर्श ने मुझसे पूछा है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ट फॉर न्यूबी। देखो, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये तो आपके प्रायोरिटी के ऊपर है। जैसे आप तो यही पूछ रहे हो कि सर, आप किसी होटल में गए और पूछ रहे हो डिश कौन सी अच्छी है, तो यार ये तो आपके टेस्ट के ऊपर है। ऐसे न्यूबी के लिए आज के टाइम में सबसे बेस्ट पाइथन होती है, क्योंकि इट इज़ कंपैरेटिवली इजी टू लर्न। बट हमारा सिलेबस इस समय सी लैंग्वेज प्रेफर करता है, क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है
लिखने का तरीका जो है वो हायर ईयर की लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा, C#, इनसे मैच करता है। इसलिए आपके इंजीनियरिंग में सी सपोर्ट की जाती है, बट जो पाइथन लैंग्वेज है उसके बेसिक्स काफ़ी इजी हैं, आप सेल्फ टीचिंग भी खुद की कर सकते हो और आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। बट फॉर नाउ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सी पे फोकस करें, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है और इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ही है। इफ़ यू आर अ सी एस स्टूडेंट, अगर आप सी एस स्टूडेंट हैं तो सी हर सेमेस्टर में रिपीट होगी किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो सिर्फ लैब में हो या फिर किसी सब्जेक्ट के साथ अटैच्ड हो। ओके, तो हमारा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज़ दी पीपीएस सब्जेक्ट, इसमें हम सी लैंग्वेज को स्टडी करेंगे। तो सी लैंग्वेज को स्टडी करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहता हूँ और उनको किस तरह से हम लिखते हैं। जब एक इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई प्रोजेक्ट आता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि बस कंप्यूटर चालू किया और एक कॉफ़ी का मग साइड में रखा और चालू हो गए टाइपिंग करना। नहीं, प्लानिंग होती है। प्लानिंग की खूब सारी स्टेजेस होती हैं। तो हम सारी स्टेजेस तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो बाद में देखेंगे, बट एक कुछ स्टेजेस प्रोग्रामिंग के ठीक पहले होती हैं, ठीक है। और वही अभी हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। अक्षत, साउंड लो है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्लीज़ एक बार थोड़ा कंफर्म करो कि मेरी आवाज़ स्लो आ रही है क्या? स्लो नहीं, लो। स्लो तो धीमे हो गया। सबको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? नहीं, राहुल को क्रिस्टल क्लियर आ रही है क्योंकि आई एम गेटिंग अ प्रॉपर कनेक्शन एज वेल। कुछ को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है। ओके okay. कुछ स्टूडेंट येस कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट नो कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट, तो अगर ऐसा है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके जो रिमेनिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं जिनको कम आ रही है तो प्लीज़ अपना थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो, क्योंकि मेरे साइड से तो शायद प्रॉपर सिग्नल जा रहा है। मैं लेटेंसी चेक कर तो रहा हूँ, सब सही है। तो प्लीज़ अपने माइक, अपने स्पीकर को वॉल्यूम बढ़ा दो। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे इस स्लाइड में। एल्गोरिथम्स क्या होती हैं? देखिए, जब आप एक टास्क परफॉर्म करते हैं, मैं बिल्कुल सिंपलिस्टिक टर्म में सिखाऊंगा आपको। जब आप कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो टास्क में कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना। कोई भी टास्क, मैं आपको अगर कोई काम देता हूँ, कोई भी काम आप करो, इवन अगर आप इफ़ यू आर ब्रशिंग योर टीथ, है ना, अगर आप अपने टूथब्रश भी कर रहे हैं तो उसके भी कोई स्टेप्स होते हैं, कोई तरीका होता है, और आप उन स्टेप्स को जंबल नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं करोगे कि पहले ब्रश करोगे फिर पेस्ट लगाओगे, फिर ब्रश करोगे फिर पेस्ट लगाओगे, या फिर पहले वॉश करोगे फिर ब्रश। जंबल नहीं होते, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का, ठीक है। एल्गोरिथम वही होती है, समझ में आया? एल्गोरिथम एक टास्क को कंप्लीट करने के जो लिए जो आपने स्टेप्स यूज किए हैं, उन स्टेप्स को एल्गोरिथम बोलते हैं। समझ में आया आप लोगों को एल्गोरिथम क्या होती है? व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम बेसिकली इट इज the number of steps or the steps to perform a particular task and to arrive at a solution, ठीक है। एल्गोरिथम जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं ना, तो आप उस प्रोग्राम का जो लॉजिक होता है, उस प्रोग्राम का जो लॉजिक होता है वो डिस्क्राइब करते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना। उस एल्गोरिथम का जो लॉजिक है वो आप डिस्क्राइब करते हैं अपनी लैंग्वेज में। दिस इज व्हाट एन एल्गोरिथम इज। किसी को कोई दिक्कत एल्गोरिथम में? आगे बढ़ें। अब एल्गोरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो ऑब्वियस कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इन्हें सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ यही होती हैं। सबसे पहले, एल्गोरिथम का हर एक स्टेप कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा, वो जो एल्गोरिथम है वो हमेशा फाइनाइट टाइम के लिए होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एल्गोरिथम आपने स्टार्ट की और इन्फिनिटली चल रही है ना। वो कभी ना कभी तो ख़त्म होगी ही, कभी ना कभी तो आपका टास्क पूरा होगा ही।
इसीलिए okay, this algorithm must be performed in a finite time. वॉल्यूम इज लो. एक मिनट, मेरे को अपना ऑडियो सेटिंग्स एक बार मैं चेक करता हूँ एंड देन आई विल रिवर्ट बैक टू यू. हेलो, अब आप लोगों को वॉल्यूम आ रही है प्रॉपर? ओके, अब ये मेरे जो माइक्रोफोन है इसकी फुल वॉल्यूम पे बोल रहा हूँ मैं अब. ठीक है ना, चलो अच्छा है, सबको आवाज़ आ रही है. सो लाइक आई वाज सेइंग, एल्गोरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सबसे पहली होती है कि जो आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजिंग टर्म नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इट शुड बी प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस. अनएम्बिगुअस का मतलब नॉन कंफ्यूजिंग. ठीक है, हर स्टेप जो है वो फाइनाइट टाइम में ख़त्म हो जाना चाहिए, इन्फिनिटली नहीं होना चाहिए कोई. ठीक है ना, और हर एल्गोरिथम एक रिजल्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि बस एल्गोरिथम हो गई और आपको पता ही नहीं चला कि कुछ हो रहा है. ठीक है, तो ये कुछ एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज होती हैं. एल्गोरिथम जो होती है वो दो तरह की होती है. पहला होता है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट एल्गोरिथम ही है, बस इस फ्लो चार्ट में आप सिंबल्स यूज करेंगे. ब्लॉक मतलब एक तरह से डायग्राम या चार्ट, ब्लॉक डायग्राम्स या चार्ट प्रिपेयर करेंगे अपने टास्क को परफॉर्म करने का. इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम. सूडो कोड, सूडो कोड दीज आर, ये सिंपल स्टेप्स होते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क. सूडो कोड, ये एक्चुअली सूडो कोड जो टर्म है ये सिनोनिमसली यूज होता है एल्गोरिथम के. अभी तक मैं आपको जो भी बता रहा था ना वो एक्चुअली सूडो कोड ही बता रहा था, बट ये इतना सिमिलर है एल्गोरिथम के लिए, इसलिए मैं सूडो कोड या बोल लो या एल्गोरिथम बोल लो, बात एक ही है. पर अगर मैं डायग्राम पे आता हूँ तो मैं हमेशा क्या बोलूँगा? फ्लो चार्ट. ठीक है ना? यस नवप्रीत, बिल्कुल सही है. इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज. बस मेक श्योर कि जो आपके स्टेप्स हैं वो फाइनाइट हैं और सेंटेंसेस बड़े बड़े नहीं हैं. वैसे मैं आपको बता दूं, सूडो कोड या फ्लो चार्ट बनाने की कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते हैं, बट हम अपने लेवल पे कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे ताकि सबका सूडो कोड या एल्गोरिथम सिमिलर हो, अपन ताकि कंपेयर कर सकें. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल एक जनरल आइडिया से आपको बताता हूँ. जैसे मान लीजिए आपको एक एल्गोरिथम लिखनी है. रिमेंबर, एल्गोरिथम एंड सूडो कोड आर वन एंड द सेम. मैं फ्लो चार्ट के लिए अलग से फ्लो चार्ट वर्ड यूज करूँ. सो लाइक आई वाज सेइंग कि मान लीजिए आपने एक, जैसे देखा होगा, कुक बुक देखी होगी आपने, कुक बुक. उसमें आपने देखा होता है सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, फिर विधि लिखी होती है किस तरह से हाउ टू मेक द पर्टिकुलर डिश. तो जो विधि लिखी होती है ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो कोड. ठीक है ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो कोड. अब जैसे मान लीजिए कि चलो इसी कुक बुक पे चलते हैं. आई वांट टू मेक टी, मुझे चाय बनानी है. तो क्या सूडो कोड होगा इस चाय बनाने का? लेट मी जस्ट इनेबल एनोटेशंस. जस्ट अ मिनट, यही लिख देता हूं मैं. हमेशा हमारा सूडो कोड एक स्टेप वाइज टास्क परफॉर्म करने का डिस्क्रिप्शन है. तो हमेशा मैं स्टार्ट करूंगा स्टेप 1, और स्टेप 1 हमेशा होता है स्टार्ट. ये रूल अपन लगा रहे हैं कुछ. ठीक है ना, स्टेप 1 स्टार्ट. स्टेप 2 क्या होगा, कोई बताएगा? चाय बनानी है मेरे को एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम क्या बैठेगा? स्टेप 2. स्टेप 2 सिंपल इंग्लिश, टेक अ पॉट. देखो अपन एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो एल्गोरिथम प्रिसाइज होनी चाहिए. अब जैसे स्टेप 2, जयप्रकाश ने टेक मिल्क. अब मिल्क कहाँ जाएगा ये तो आपने बताया नहीं.
अक्षत ने लिखा है टेक ऐड वाटर। अब ऐड वाटर कहाँ, अपने सर पे? नहीं ना। तो आप डिस्क्राइब करो, आप कंप्यूटर को काम करना सिखा रहे हो तो आप प्रॉपरली डिस्क्राइब करो कि क्या चाहिए, कितना चाहिए। अब जैसे आप बोल रहे हो टेक वाटर, कितना वाटर? पैसिफिक ओशन के बराबर वाटर, या फिर 2 बूंद वाटर, व्हाट, हाउ मच? तो प्रॉपर, जैसे आप रेसिपी बुक में पढ़ते हो ना, क्लियर एक्सप्लेनेशन होता है, वैसे आपको एक्सप्लेनेशन देना है। एंड मेक श्योर कि आप सेंटेंसेस बड़े बड़े ना बनाएं। तो टेक अ पॉट, स्टेप 3, ऐड, जैसे मान लीजिए 500 ml वाटर टू पॉट, कुछ इस तरह से। हाँ, 2 कप्स, यू कैन ऑल्सो से 2 कप्स ऑफ वाटर। मतलब मेन ये है कि मुझे उस आदमी को चाय बनाना सिखाना है जिसने जिंदगी में कभी नहीं बनाया। अभिनंदन ने लिखा है टेक वाटर इन द पोएट, मतलब जो कवि आदमी बैठा है उसको, उसका पानी ले लो या उस पर पानी डाल दो। तो नहीं, कवि को चाय पिलानी है हमें अभिनंदन, हमें कवि पे चाय डालनी नहीं है। स्टेप 4, देन व्हाट? हाँ अभिनंदन, मुझे पता है आपने पॉटी लिखा है, मैं हल्का सा कैजुअल ह्यूमर कर रहा था। ठीक है, उसके बाद आपको, हमको क्या करना है, हमको जो पॉट है उसको मूव ऑन करना है, जो गैस है अपनी उस पे, है ना। मूव पॉट टू गैस स्टोव। स्टेप 5, ऐड, जैसे मान लीजिए 1 टेबल स्पून टी लीव्स। ठीक है, आपको क्वांटिटी भी मैं देखिए लिखते जा रहा हूँ। अब जैसे नवप्रीत ने मुझे बताया ऐड टी लीव्स इन इट, कितनी? अंकिता पारिक मसाला चाय बना रही है, जिंजर डाल रही है। कंप्यूटर को जिंजर चाय नहीं पीनी है, मैं सिर्फ प्राइमरी जो चीज़ें हैं वही लिख रहा हूँ, जिंजर आपकी पसंद है। ठीक है, स्टेप 5 ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं भाई बताओ? स्टेप 6, ऐड 2 टेबल स्पून शुगर। ठीक है, औरंगजेब, मिताली, सेंटेंसेस प्रॉपर पूरे लिखो स्टेप वाइज। ठीक है, बाकी ऐड शुगर कितनी? 2 गोदाम के बराबर। ठीक है, और फिर आपका स्टेप 7, ब्रिंग टू बॉयल। स्टेप 8, ऐड, जैसे मान लीजिए 1 कप, या 1 कप की नहीं तो अब 500 ml मिल्क। आप कप्स लिखें, मिल्क लिखें, वट एवर, बट मेरा एम ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो चाय बनाने का एल्गोरिथम या सूडो कोड ये है। अगेन स्टेप 9 क्या होगा? अगेन ब्रिंग टू बॉयल। स्टेप 10 फिल्टर पॉट इन कप, बन गई चाय। और स्टेप फाइनल जो आपका है वो होगा स्टॉप। ठीक है ना। नफरीत, कंप्यूटर को पता नहीं चल सकता है कि कलर ब्राउन आया है या कुछ और आया है, तो अपन बस ये कह रहे हैं कि मैंने स्टेप 9 में देखो बस ये लिख दिया है ब्रिंग टू बॉयल। मेन एम ये है कि हमें प्रॉपर स्टेप वाइज सब कुछ एक्सप्लेन करना है। अब यतिन ने एक बहुत अच्छा पॉइंट किया है, अब स्विच ऑन द गैस, मैंने गैस तो चालू की नहीं। अगर गैस चालू नहीं की है तो फिर ब्रिंग टू बॉयल कैसे आ गया? छोटी छोटी माइनर जो इश्यूज हैं वो तो अपन साइडलाइन कर सकते हैं। इसकी वजह से तो अगर अपन इतनी डिटेल में जाएंगे तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे तो फिर मूव इनटू द किचन, टेक 5 स्टेप्स, टेक द पॉट आउट ऑफ द व्हाटएवर जहाँ पे भी आप रखते हो, कैबिनेट, पुट इट ऑन स्टोव, लाइट अप द स्टोव, ऐसे तो दुनिया भर की चीजें बन जाएंगी। अल्फराज ने चाय बनाना सीख लिया। अल्फराज बेटा चाय पिलाएगा तू अब सबको। तो आप लोगों को चाय बनाना उम्मीद है आ गया होगा, बट आपने नोटिस किया होगा कि जो भी हम डेली टास्क करते हैं उनके जो स्टेप्स हम परफॉर्म कर रहे हैं एक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में,
वो क्या है, एल्गोरिथम ही है। ठीक है, तो ये चाय बनाने के हो गए। अब ऑब्वियसली हमको एल्गोरिथम चाय पे नहीं बनाएंगे, हमें जनरली प्रोग्रामिंग बेस्ड एल्गोरिथम मिलेंगी। ठीक है, तो हम वही बनाने की कोशिश करेंगे, बट दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन राइट। जैसे स्टेप नंबर सब में लिखना है। ठीक है, राहुल कुमार ने बोला है सुडोकू मीन्स स्टेप्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर। थोड़ा सा डिफरेंस है राहुल। जो कोड होता है अपना, कोड मतलब प्रोग्राम, और सूडो कोड मतलब होता है नॉट कंप्लीट, प्योर प्रोग्राम नहीं है। सूडो कोड में समवॉट, थोड़ा बहुत प्रोग्राम के जैसा। तो आपको इसमें सूडो कोड में यही है, या अपना जो एल्गोरिथम है इसमें यही लिखना है कि आपका जो कोड जो आपने लिखा है स्टेप्स, वो प्रोग्राम से रिजेंबल करें। पर एक नॉर्मल जिसको प्रोग्राम पर्सन जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, वो भी पढ़ के समझ जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है, सूडो कोड हमेशा या एल्गोरिथम हमेशा प्रोग्रामिंग से पहले लिखी जाती है, ताकि हमारे लॉजिक क्लियर हो जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। सूडो कोड कंप्यूटर के लिए नहीं बनाते, हम यूजर के लिए बनाते हैं। देखो, जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो ना, उसमें एक लॉजिक होता है कि वो प्रोग्राम कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो वो लॉजिक हम सूडो कोड में लिखते हैं। जनरली हमारे अभी, सिंस आप अभी बिगिनर ही हो ज़्यादातर स्टूडेंट्स, तो आपका प्रोग्राम इतने छोटे होंगे कि आपको सूडो कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जैसे जैसे आपके प्रोग्राम बड़े होते जाएंगे, एक्सटेंसिव होते जाएंगे, आपको लगेगा अरे यार पहले लॉजिक बनाऊंगा उसके बाद प्रोग्राम लिखूंगा, नहीं तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन को घूरते रहोगे। ठीक है, टी का कलर, नफरीद ने टी का कलर तो यूजर को बताना था ना। मैं प्रोग्राम की बात कर रहा था उस समय। सूडो कोड हम यूजर के लिए ही बनाते हैं, जो भी पढ़े उसको समझ में आ जाए क्या लॉजिक है और वो इजीली प्रोग्रामिंग उसकी कर सके। ठीक है, अब इतनी माइनर डिटेल्स में भी मत जाओ, सिर्फ एक आइडिया है, वो अपन डिस्कस करना। जयप्रकाश ने पूछा है कैन यू प्लीज शो एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो कोड। जयप्रकाश, अपनी आने वाली 1 या 2 क्लासेस यही हैं, अपन खूब सारे एग्जाम्पल्स करेंगे सूडो कोड के, खूब सारे एग्जाम्पल्स मैं भी करवाऊंगा आपसे सूडो कोड पे, सो डोंट वरी। अगर आपकी डाउट है तो यू कैन आस्क। अपने पास ऑलमोस्ट 1 मिनट है अभी, आफ्टर दैट आवर टाइम लिमिटेशन विल बी ओवर। तो आपको आइडिया हो गया होगा सूडो कोड कैसे बनती है। सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस, फाइनाइट सेंटेंसेस, जिसके थ्रू मैं अपने प्रोग्राम के लॉजिक को एक्सप्रेस कर सकूं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ जो स्लाइड है इसमें ही एक एग्जांपल है, टू राइट टू, ये देखिए, as you can see on the screen, this particular pseudocode is trying to check a mark sheet, मतलब it has initialized total mark sheet check by, एक मार्क शीट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है सैंपल एल्गोरिथम। इस तरह से अपन एक सैंपल एल्गोरिथम लिख सकते हैं। दो पीडीएफ्स ओपन नहीं हो रहे। मैं ओके अंकिता, मैं उनको फिर से किसी और पर्टिकुलर फाइल सर्वर पे अपलोड कर दूंगा और फिर वापस से सेंड कर दूंगा कल में। ठीक है, तो अपन इस सूडो कोड को अब कल डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के साथ। अब अपन चाय नहीं बनाएंगे, है ना, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के साथ अपन इसको कल डिस्कस करेंगे। सो आई विल मीट यू टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच।